क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एक ऐसा चैप्टर जिसको मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से शॉर्ट नोट्स और बिल्कुल ही आसानी से एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देते कि आज के बाद तो आपको इस चैप्टर में कभी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और सारे एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते हैं, उनको तो रिमूव करना चाहिए। तो वो एक हेल्दी फंक्शनिंग टिश्यूज की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जो एक्स्ट्रा हार्मफुल वेस्ट चीजें प्रोड्यूस हुई है उनको रिमूव करना चाहिए, जो इसको भी रिमूव करना जरूरी होता है। तो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो बाय टू सेल फ्रॉम सेल, यानी कि सेल से सेल तक। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो जो सिंपल है वो क्या करते हैं, जैसे स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स, ये पानी के थ्रू ही सर्कुलेट कर देते हैं, यानी कि इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बोलते हैं मुझे पानी दे दीजिए और मैं इस सिंपल ऑर्गेनिज्म हूं, मैं सर्कुलेट कर लूंगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक स्पेशल फ्लूइड चाहिए, वो बोलते हैं मुझे ब्लड और लिम्फ चाहिए सर्कुलेशन के लिए। अब देखिए ब्लड क्या है, तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, दैट इज 45%। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा, जो कि मैं यहां आपको बता रही थी कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। तो ये जो 55% प्लाज्मा है वो एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 92% तो वाटर होता है, यानी प्लाज्मा में बिल्कुल पानी पानी टाइप का रहता है, यानी 92% जो होता है वो पानी होता है। फिर मिनरल जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर पाए, जहां NaCl यानी क्लोरीन, मैग्नीशियम, HCO3- वगैरह के आयंस यानी कि यहां पर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं छोटी मात्रा में, ठीक है। उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और 6 to 8% जो होते हैं वो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये जो प्रोटीन है ना, ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन और तीसरा होता है फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए बेसिकली इसका रोल होता है। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं और फिब्रिनोजन जो होते हैं वो क्लॉटिंग में काम करते हैं। इसके बारे में तो और डिटेल में आगे पढ़ना है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि कोई फाइबर है तो कोई फाइबर क्या करेगा, किसी को जोड़ने का ही काम करेगा। तो ये फिब्रिनोजन क्या है, बैंडेज समझ लीजिए, तो ये क्या होगा, क्लॉटिंग के काम आएगा। ग्लोबुलिन क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, तो हमारे डिफेंस यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या होता है, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं हमारे देश के डिफेंस सिस्टम के। तो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म किसका होता है, ग्लोबुलिन का होगा। और एल्ब्यूमिन बच गया तो वो हो जाएगा ऑस्मोटिक बैलेंस। अब देखिए सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव है या फिर एब्सेंट है, यानी कि ब्लड को तो क्लॉट कर देना चाहिए लेकिन यहां पर ब्लड जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में या एब्सेंट फॉर्म में है, तो इससे क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉटिंग थोड़ी कराना है हमें, उसको फ्लो कराना है, इसलिए क्या होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड में सीरम होता है जिसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो इनएक्टिव होता है या फिर एब्सेंट होता है। अब देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को इतनी आसानी से समझते हैं ना कि इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। देखिए आरबीसी क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। तो जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है वो किससे ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल नाम ही है तो ये क्या होता है, रेड होता है। रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 1 mm³ के ब्लड में अगर आप देखेंगे तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ब्लड आपको मिलेंगे। और ये कैसे शेप के होते हैं, बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप मतलब आप देख सकते हैं ऐसे पूरे गोल नहीं है, बीच में आपको गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है ना, इस तरीके से होता है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो इस तरीके से होता है। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो यानी यहां पर गड्ढा है तो ये क्या हो गया, बाइकनकेव शेप हो गया। तो आप सोचिए जिसके बीच में गड्ढा, और न्यूक्लियस क्या होता है, मोस्टली बीच ही में होता है। जिसके बीच ही में गड्ढा है तो न्यूक्लियस आएगा कहां, इसीलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बस ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूं। यहां पर जो एचबी यानी हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है, तो देखिए हर 100 ml के ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। हीमोग्लोबिन टेस्ट भी होता है, उसमें भी डॉक्टर यही बताते हैं कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को हीमोग्लोबिन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बॉयज। ओके, तो आरबीसी जो है हमारा, उसका लाइफ स्पैन कितना है, यानी कि कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, तो इसका लाइफ स्पैन है 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। ये कहां फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है हमारे रेड बोन मैरो में। तो आरबीसी रेड कहां फॉर्म होगा, रेड बोन मैरो। और इसका अंतिम संस्कार यानी ग्रेवयार्ड कहां है, तो इसका स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड होगा। तो आरबीसी का जन्म होता है रेड बोन मैरो में और अंतिम संस्कार होता है स्प्लीन के अंदर। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। डब्ल्यूबीसी को हम
हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल है यानी कलरलेस होगा, कलरलेस है। ये कितने पाए जाते हैं? तो देखिए आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 6000 से 8000 mm/क्यूब ब्लड में पाया जाता है, यानी कि ये बस 6000 से 8000 पाया जाता है। और ये क्या होंगे? न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है। अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है? फाइटिंग सेल होता है, ये फाइट के लिए काम आता है। तो जो फाइटिंग सेल होता है उसका लाइफ स्पैन क्या होगा? छोटा होगा। प्लेटलिस्ट क्या होता है? तो ये इसको कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जो कि 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक पाए जाते हैं प्लेटलेट्स पर mm³ के अंदर। ये क्या होते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के काम आएंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी। और ये कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? ये मेगा कार्योसाइट में फॉर्म होते हैं। कहाँ? बोन मैरो के अंदर। तो देखिए आरबीसी कहाँ हो रहा था? रेड बोन मैरो के अंदर हो रहा था, जबकि प्लेटलेट्स देखिए कहाँ हो रहा है? मेगा कार्योसाइट। ये भी बोन मैरो ही है, लेकिन ये वाला जो बोन मैरो था वो रेड बोन मैरो था, और ये वाला जो बोन मैरो है वो क्या है? मेगा कार्योसाइट है। डब्ल्यूबीसी जो होता है, यानी मैं जो इसकी बात कर रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाह रही हूँ। दैट इज अ फाइटर सेल, ये फाइट करता है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट। तो जो ग्रैनुलोसाइट होता है वो भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, और जो ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। तो जो ग्रैनुलोसाइट होता है वो एक होता है ईसिनोफिल्स, देन बेसोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए कि एसिड, बेस और न्यूट्रल होता है, तो देखिए न्यूट्रल, बेस और एसिड को इयोसिन बोल रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, एसिड, बेस और न्यूट्रल, यानी ग्रेन्युलोसाइट क्या है? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट का एक लिम्फ हो गया और एक मोनोसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हमारा फाइटर है, ये जो फाइटर होते हैं इनको मतलब नहीं होता है किसी भी रिलीजन से, ये सबके लिए फाइट करेंगे, यानी कि ये क्या है? न्यूट्रल है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे फाइटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके लिए फाइट कर रहा हूं, इनको बस इतना जानना है कि हाँ मैं फाइट कर रहा हूं, ये बस ट्रिक है। तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 60 to 65% पाए जाते हैं। फिर जो बेसोफिल्स होते हैं ये क्या होते हैं? 0.5 से 1% तक पाया जाता है। और ईसिनोफिल्स जो होते हैं वो 2 to 3% पाए जाते हैं। फिर देखिए ये तो सबसे ज्यादा क्या पाएंगे? न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या होता है? एक फाइटिंग वाला ही काम होता है, यानी कि याद रखिएगा एक तो न्यूट्रल होंगे और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे वो होंगे लिम्फोसाइट, जो कि 20 से 25% पाए जाते हैं, जो कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम आता है। ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि लिम्फोसाइट बी और टी होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है। जो मोनोसाइट होता है, जिसका एक ही मतलब है मोनो, मैं मोनो हूं, मुझे एक ही मतलब है, वो है फैगोसिटिक, यानी कि मुझे बस सबको मारना मतलब, यानी फैगोसाइट करना मतलब है, दैट इज 6 to 8% प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और फैगोसिटिक होते हैं, यानी ये भी सबको मारने का ही काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइटर है। और फिर देखिए ईसिनोफिल्स जो होते हैं वो रेसिस्टेंट देते, किससे? इन्फेक्शन से, कोई एलर्जी इन्फेक्शन ना हो जाए उससे। और बेसोफिल्स जो होते हैं वो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के वक्त सेक्रीट करते हैं हिस्टामिन, स्टीरोनिन और हेपेरिन, ताकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इनका काम आता है बेसिकली बेसोफिल्स का। तो डब्ल्यूबीसी इज ऑफ 2 टाइप, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, और ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए कहीं भी आपको कट लगता है, कहीं भी चोट लगती है, तो कुछ देर बाद आप देखते होंगे तो वहां पर रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। ये लेयर किसके कारण आती है? कैस्केड प्रोसेस इसको कहते हैं। तो ये कैसे आती है? ऐसा नहीं है कि कोई भूत आके करके चला जाता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। ब्लड के अंदर इनएक्टिव में फिब्रिनोजन होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था फिब्रिनोजन क्या होते हैं? क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो इसमें भी ब्लड में क्या होता है ना कि थोड़ा सा अमाउंट में फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। फिर थ्रोम्बिन एक आता है, और थ्रोम्बिन के हेल्प से ये फिब्रिनोजन जो होते हैं वो फिब्रिन बनाते हैं। इस तरीके से देखिए फाइबर्स बना रहे हैं, और यही फाइबर जाके यहाँ पर बैंडेज की तरह लग जाता है। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि ये थ्रोम्बिन कहां से आ गया? देखिए फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है ताकि कैस्केड प्रोसेस हो पाए, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंस आता है थ्रोम्बिन का। लेकिन थ्रोम्बिन आया कहां से? तो एक प्रोथ्रोम्बिन बंदा था, उसको जैसे ही पता चला कि यहाँ कट लगा तो इसने थ्रो किया थ्रोम्बिन को, किससे? थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रो किया, और क्या बना दिया? फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना के कैस्केड प्रोसेस करवा दिया। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो इंपॉर्टेंट रोल
रोल कैसे प्ले करता है, यहाँ तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप बोलेंगे कि अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो कैल्शियम है यहाँ क्या उसका रोल प्ले हो रहा है, यहाँ तो थ्रोम्बिन का रोल प्ले हो रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है कि इंजर्ड टिश्यू होते हैं और ब्लड के अंदर भी प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जो फ्लॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मैंने पढ़ा दिया है, फिर एक प्लेटलेट्स होता है, ये भी क्या होता है ना, क्लॉटिंग के ही काम आता है। तो देखिए एक तो हो गया कि इंजर्ड टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और एक होता है ब्लड के प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। दोनों को ही कैल्शियम प्रोटीन के कारण जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोकाइनेज से, कैल्शियम यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहां थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो कैल्शियम की हेल्प से ही थ्रोम्बिन बनाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना किससे, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम की हेल्प से, और फिर यही थ्रोम्बिन ना कैटालाइज करता है फिब्रिनोजन को ताकि फिब्रिन बन पाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कैसे होती है कैस्केड प्रोसेस, जहां डार्क रेडिश ब्राउन कवर बनता है कट के ऊपर। अब ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, तो इससे आसान मुझे नहीं लगता है कोई टॉपिक है। देखिए दो तरह के ग्रुपिंग होते हैं, एक होता है एबीओ ग्रुपिंग और एक होता है आरएच ग्रुपिंग। तो आपने कहीं भी देखा होगा किसी का भी ब्लड ग्रुप वो बोलता है मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो आप ध्यान दीजिए बी क्या है, बी है हमारा एबीओ ग्रुपिंग और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो आरएच ग्रुपिंग होता है। तो किसी से भी पूछे वो बोलेगा ए बी नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, तो ए बी क्या है, ये है एबीओ ग्रुपिंग और नेगेटिव वाला क्या आरएच बता रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले एबीओ ग्रुपिंग को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये बेस्ड ऑन प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन्स ऑन आरबीसी। तो ये है हमारा आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के अगर सरफेस पे ए का है तो ये क्या होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ए ब्लड ग्रुप का होगा। अगर वही सेम आरबीसी के सरफेस पे बी प्रेजेंट रहता तो ये क्या हो जाता, बी ब्लड ग्रुप का हो जाता। अगर सेम आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता, ये ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो जाता। और अगर आरबीसी के सरफेस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता तो ये क्या हो जाता, ओ ब्लड ग्रुपिंग हो जाता है। तो किसका, बेस्ड ऑन प्रेजेंस या फिर है नहीं कोई एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए बी ही होता है, उसी के या तो ए सिर्फ प्रेजेंट रहेगा या सिर्फ बी प्रेजेंट रहेगा या ए बी दोनों प्रेजेंट रहेगा या फिर ए बी नहीं प्रेजेंट रहेगा। यही चार सिचुएशन बन सकते हैं, कहां, आरबीसी सेल पे। तो देखिए एंटीजन जो होता है वो आरबीसी पे होता है और एंटीबॉडीज हमारी प्लाज्मा के अंदर होती है। तो एंटीजन क्या होता है, दोस्त, ठीक है, और एंटीबॉडी मतलब बॉडी, किसी का लाश निकलवा दे रहा है भाई तो एंटीबॉडी है, मतलब कि भाई मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो ये क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। तो क्या होता है ना कि देखिए ए ब्लड ग्रुप वाला जो होता है उसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको ए एंटीजन कहते हैं। तो ए एंटीजन बहुत ही सेल्फिश आदमी है, कोई भी एक सिंगल अगर कोई है ना तो वो बहुत सेल्फिश हो जाता है। तो ये जो सेल्फिश आदमी है इसको किससे नफरत है, इसको नफरत है बी, यानी ये एंटी बी होता है, यानी इसके जिसके आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो आप अगर ए ब्लड ग्रुप वाले आदमी को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो ए वाला जो है वो इससे नफरत करेगा, तो ये बी वाले को मार डालेगा। तो ये क्या हो रहा है कि ए जो है वो बी से नफरत करता है तो बी भी जो है वो ए से नफरत करता है। अब क्या होता है कि अगर बाई चांस ए और बी की दोस्ती हो गई, यानी एंटीजन जो है उसमें ए और बी दोनों है, तो ये किससे ही नफरत करेगा। तो देखिए अगर ए और बी दोनों साथ है तो नफरत करने के लिए ए से कैसे कर लेगा जब दोनों साथ ही है। तो देखिए अगर सिंगल ए रहता है तो वो बी से नफरत करेगा, अगर सिंगल बी रहता है तो ए से नफरत करेगा, अगर दोनों साथ हो गए तो किसी से नफरत नहीं करेगा। तो जब नफरत से ही आता है डोनर का कॉन्सेप्ट, डोनर यानी कि कौन ब्लड उनको दे सकता है। तो ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप दे सकता है, बी वाले को कौन दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप दे सकता है, और ए बी वाले को कौन देगा, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ए बी वाला भी दे सकता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, ए यानी कि अगर कोई ए का दोस्त है तो बी बोलेगा अच्छा मेरे दोस्त का ही तो दोस्त है तो ये मान लेगा, बी वाला अगर कोई आया तो ए बोलेगा ठीक है मेरे दोस्त का ही तो दोस्त है तो बी वाला भी मान लेगा, और अगर दोनों के दोस्ती जैसा ही ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो भी मान लेगा। अब मैं ओ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ओ के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल चिढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि बिल्कुल इसको चिढ़ बढ़ती रहती है कि भाई मेरे को भगवान जी ने ऐसा क्या मैंने गलती की थी जो मेरे ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं दिया। देखो तो ए के ऊपर ए एंटीजन है, बी के ऊपर बी एंटीजन है, ए बी के ऊपर ए बी दोनों एंटीजन है और मेरे ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है। बिल्कुल चिढ़ा रहता है, इसके पास जो भी आएगा इसको मार देगा। तो अगर इसको ये किससे गुस्सा रहता है, ए और बी दोनों से ही गुस्सा रहता है। ये बोलता है अगर ए और बी कोई आया ना तो इसको मैं मार डालूंगा। तो ये जो ओ वाला है ना ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जैसा कंगाल इंसान से ही दोस्ती कर सकता है। तो इसको अगर ओ को डोनर आपको देना है तो ओ वाला ही देना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं कंगाल तो मेरा दोस्त भी कंगाल होना चाहिए, मैं अगर दूसरा कोई आया तो आई एम वेरी जेलस फेलो। तो
O जो होता है वो क्या होता है, इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन O को अगर आप देखेंगे तो दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये सबके पास जा सकता है। देखिए ये पहले से ही कंगाल है, इसके पास कुछ एंटीजन ही नहीं है, तो ये किसी के भी पास जाता है ना तो बोलते हैं अरे अरे आने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये A के पास जाता है तो A भी बोलता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। B वाले के पास जाता है तो B भी बोलता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसके पास क्या ही है, ये क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, तो ये बोलता है ठीक है आजा भाई मेरे से दोस्ती कर ले। A B वाले में भी क्या बोलेगा, ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ओ बेचारा इतना खामोश है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन बदले में ओ किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी ओ किसी को अपने घर नहीं आने देगा, चला सबके घर जाएगा। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, ए बी क्या होता है, ए से भी एक्सेप्ट कर लेता है, बी से भी एक्सेप्ट कर लेता है, ए बी ब्लड ग्रुप से भी एक्सेप्ट कर लेता है, और ओ को तो एक्सेप्ट करता ही करता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है और यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। अब RH ग्रुपिंग क्या होता है, तो RH कहां से आया, रीजस मंकी होता है उससे आता है। तो RBC के सरफेस पे 80% ह्यूमन में क्या होता है, RH पॉजिटिव ही होता है। और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, तो वो क्या होता है, RH नेगेटिव का बन जाता है। तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड को हमको केयरफुली मैच करना पड़ता है। अगर आपने उल्टा पुल्टा दे दिया, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव वाला दे दिया या फिर A को B का दे दिया, तो ये क्या होगा, जलस करके एक दूसरे को मार देगा, जिसे क्लम्पिंग होने लगती है। क्लम्पिंग क्या होता है, RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी लड़ाई होने लगती है। तो घर में अगर दो ऑपोजिट लोगों को आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग होने लगेगी, लड़ाई होने लगेगी, तो इससे डिस्ट्रक्शन होने लगता है RBC का। तो अगर हम लोग सही मायनों में देखें, तो मैं तब से क्या बोल रही थी, AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और O जो है यूनिवर्सल डोनर है। पर अगर सही मायनों में देखा जाए तो O नेगेटिव जो है वो एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां पर AB पॉजिटिव जो है वो एक्चुअल यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि AB नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव का नहीं दे सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव का दे सकते हैं। तो जो पॉजिटिव बंदा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास कितना नेगेटिव बंदा है, लेकिन नेगेटिव आदमी अपने आसपास पॉजिटिव देख ही नहीं सकते, इसलिए तो नेगेटिव रह जाते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चीज है तो ये होता है एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर, और पॉजिटिव वाला एक्चुअल यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को हाँ एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिसिस ऐसा फिनोमिना है जो आपको जानना जरूरी है। ये क्या होता है, क्योंकि माँ जो है वो पॉजिटिव है, बेबी नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर माँ ही नेगेटिव है, सोचो ना भाई, माँ नेगेटिव होगी तो क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव आया तो बॉडी को पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर नेगेटिव है और कोई बॉडी के अंदर कोई चीज है जो पॉजिटिविटी लाई है मेरे लिए। तो ये नेगेटिव वाला आदमी है, ये नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले को अभी जानता ही नहीं कि अच्छा मेरे साथ साधु बैठा हुआ है। तो जब डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी के बाद प्लासेंटा से थोड़ा सा फ्लूइड, मतलब थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो बॉडी से ट्रांसफ्यूज हो जाता है, जिससे अब बॉडी को पता चलता है अरे इतने दिनों से तो ये जो साधु संत हमारे साथ बैठा हुआ था वो भी हमारे ग्रुप में, हमारे गैंग में। तो अब ये क्या करता है, अब तो ये बेबी तो निकल जाता है, तब तक ये रेडी हो जाता है कि अगली बार आया ना तो अगली बार पीट देंगे। तो जब सेकंड बेबी होता है और सेकंड बेबी RH पॉजिटिव का है, तो अब की बार वो लोग रेडी थे, तो सेकंड बेबी को आते ही ये लोग क्या करते हैं, या तो अनीमिया कर देते हैं, यानी खून की कमी वाली बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, या फिर बच्चे की डेथ तक करा देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर मदर नेगेटिव होता है तो मेन प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या होता है कि जब डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग, जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग रहता है तब तो सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन जब मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग रहता है तो फर्स्ट बेबी के जन्म के बाद ही एंटी RH का एक डोज दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनने वाली थी ना उसको ये रोक लेता है, जिससे जब सेकंड बेबी होता है तो हेल्दी होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फीटोलिसिस, जहां माँ ही अपने बच्चे को मारने लगती है। बेसिकली माँ नहीं मारती है, उसका ब्लड पहचानता है कि अरे मैं नेगेटिव था, ये पॉजिटिव वाला कहां से आ गया। अब देखिए लिम्फ क्या होता है। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि सेम प्लाज्मा कंसंट्रेशन और मिनरल कंटेंट का होता है, यानी जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन और मिनरल का कंटेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, वही सेम लिम्फ के अंदर होता है। यहाँ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस यही लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड है इसके अंदर होती है। और लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट होता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स के काम आता है। ये कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का। ये एब्जॉर्ब करता है फैट को लैक्टियल के अंदर, विलाई जो होता है ना उसके अंदर ये फैट एब्जॉर्बमेंट का करता है ना, कि कुछ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस ऊजेस आउट ऑफ सेल, यानी सेल से बाहर ऊज हो जाते हैं, यानी बाहर की तरफ निकल जाता है, सेल कैसे लीक हो जाता है। तो लीक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटेस्टिनल फ्लूइड। ये जब लीक होता है ना तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ये सेल्स है, सेल के पास लार्ज अमाउंट में प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे WBC RBC को छोड़ के चला जाता है, कहां, ब्लड वेसल के अंदर। तो ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जाता है, इन सबको कलेक्ट करता है और वापस से अपनी नसों में इसको डाल देता है। तो कभी कभी लीकेज होती है, तो ये जो लीकेज होती है इसको क्या बोलते
हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटेस्टिनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि जाके ब्लड वेसल में हो जाती है, जो कि प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़ देती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इसको, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इसको वापस से जाके नसों में डाल देता है। तो लिम्फ का ये काम होता है। अब सर्कुलेटरी पाथवेज, यानी सर्कुलेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस या ओपन कैविटी, जिसको साइनस कहते हैं, यानी बिल्कुल ही ओपन सर्कुलेशन होता है। और क्लोज्ड में क्या होता है, यहां पर एडवांटेज ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर फ्लो जो होती है वो प्रिसाइज होती है, यानी क्लोज्ड है, यानी इसको पता है मुझे कहां जाना है, जबकि ओपन में कहीं भी ये घूम रहा होता है। तो देखिए, ओपन लव आप किसको दिखा सकते हैं, अपनी मां को ही खुला प्यार दिखाते हैं। तो एम क्या है, एम है मोलस्कस, ए क्या है, आर्थ्रोपोड होता है। तो ये ओपन वाले के एग्जांपल याद रखिए, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड। जबकि क्लोज वाले में क्या होता है, अगर आपको सीए बन रहा है तो सीए बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीए क्या होता है, सीए क्लोज्ड रूम में ही आपको बनना पड़ेगा, यानी बाहर ही आपको कट आउट करना पड़ेगा। तो सीए याद रख सकते हो, या एसी, कि एसी जो होता है वो भी क्लोज रूम में ही होता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ए क्या हो जाता है, एनालिड्स हो जाता है, और सी क्या हो जाता है, कॉर्डेट्स हो जाता है। तो ये ट्रिक होता है ओपन और क्लोज पाथवे किसके किसके अंदर होता है। तो अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आ गए हैं, दैट इज हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट ये दो लंग्स जानते हैं आप, है ना, लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। हार्ट जो होता है फिस्ट साइज, फिस्ट साइज मतलब आपको इतना बड़ा दिख रहा है क्या, नहीं भाई, ये सिर्फ आपकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है, बिल्कुल फिस्ट साइज होता है। मीजोडर्मली हम इसको डिराइव करते हैं और बिटवीन लंग्स यानी दो लंग्स के बीच में होता है। ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, तो आपका दिल आपको कभी सही रास्ता तो ले नहीं जाएगा, दिल हमेशा आपको गलत रास्ते पे ही ले जाता है। तो ये क्या है, हमेशा लेफ्ट के साइड ले जाएगा। तो क्या होता है, दिल जो है वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और दो मेम्ब्रेन्स, ये एक पेरिकार्डियम है, ये दूसरा पेरिकार्डियम है, दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इस फ्लूइड को, यानी कि कुछ चीज प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना आसान है। तो ये हो गया थोड़ा सा हार्ट के बारे में मैंने बताया। इसमें क्या होता है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये बीट करता है, यानी 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स ये धड़कता है। हार्ट को समझने के लिए मैं ये एक वेन डायग्राम लाई हूं, बहुत आसान है। इसको मैं फिर उसके बाद इससे भी बताऊंगी, डोंट वरी। मैं यहां पर पहले तो ये बता देना चाहती हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखिए, ऊपर वाले को आर्टेरियम कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। तो राइट साइड जो होगा उसको राइट एट्रियम कहेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। नीचे वाले राइट को क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और लेफ्ट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब देखिए, दो एट्रियम यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के बीच की वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, नाउ एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल होगी, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कितना आसान है, देखो, दो एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, और अगर एट्रियम वेंट्रिकुलर दोनों है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर। यहां पर दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आने का एक रास्ता होता है, ठीक है, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आने का जो रास्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और फिर ये जो राइट वेंट्रिकल से जाने का, निकलने का जो रास्ता होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने का जो रास्ता होता है, दोनों को एक ही नाम दिया गया, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व। तो याद रखिएगा, राइट और लेफ्ट में क्या होता है, ये वाला जो होता है इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, इस वाले को बाइकस्पिड बोलते हैं, या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और सबसे नीचे वाले को दोनों को सेम कर दिया, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व कह दिया। अब देखिए, इसको एक बार मैं यहां से बता देती हूँ। तो देखिए, जो आप यहाँ राइट एट्रियम देख रहे थे, ये राइट एट्रियम इस साइड है, और ये जो आप देख रहे थे राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, ये इस साइड है। ये नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल है। क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको 3D मैच करेगा तो ये नीचे से ऐसे जाएगा। तो ये क्या होता है, यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहां होता है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व होता है। तो आप ये रेड चीज कुछ देख रहे हैं, आप सोचेंगे बस ऐसे ही रेड चीज बना दिया है, नहीं। आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बना रखा है। क्या होता है कि हमारा हार्ट, आपको हार्ट को बार बार कहना पड़ता है कि अब धड़क, अब धड़क, नहीं। हार्ट जो होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी खुद से अपना काम आत्मनिर्भर होता है, कर लेता है, उसको किसी और के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, इसको कुछ एक्स्ट्रा आपको स्टिम्युलस नहीं देना रहता है। तो क्या होता है ना कि यहाँ एक SA नोड प्रेजेंट होता है। SA नोड से सिग्नल आता है, जैसे जैसे ब्लड आया ना यहाँ पर, तो ब्लड आते ही SA नोड को टच करेगा तो SA नोड को पता चल जाएगा, तो ये यहाँ सिग्नल भेजेगा किसको, AV नोड को। AV नोड किसको भेजेगा, AV बंडल को। और बंडल क्या, बंडल है कोई चीज, तो बंडल के बाद क्या आएगा, फाइबर आएगा। तो ये क्या होता है, पर्किंजी फाइबर होता है, जो कि इस तरीके से फैला होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पर्किंजी फाइबर्स है। और ये क्या हो रहा है, SA नोड पहले तो इन्फॉर्मेशन देगा कि
खून आ गया, खून आ गया, खून आ गया, तो ये एवी बंडल नोड जो है वो क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा मैं एवी बंडल को बता देता हूँ, ये जाके एवी बंडल को बता देगा। जैसे एवी बंडल को पता चल गया, परकंजी फाइबर को बोलेगा भाई एक्साइट कर, जल्दी जल्दी ब्लड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए ये पेसमेकर काम आता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, यानी डबल कोई चीज दो बार हो रही है तो क्या होता है ना कि हमारा जो ब्लड होता है यहां से एंट्री लेता है, ठीक है, यहां से जाता है और फिर यहां पर चला जाता है। अब ये कहां जाता है मैं बताने वाली हूं। फिर ब्लड वापस एंटर करता है और फिर यहां से पीछे से 3D इमेजिन करके पीछे से निकलता है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही ब्लड दो बार आ रहा है। और ये कहां गया अगर आप पूछेंगे तो ये वाले डायग्राम से आप समझिए क्या होता है। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर जो बॉडी पार्ट का गंदा खून है वो वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से एंटर करने के बाद इसको ये रास्ता दिखता है, तो ये रास्ते से अब आता है और राइट वेंट्रिकल एंटर करके यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है। लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और जो खून है उसको ऑक्सीजनेट कर देगा, ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वीन के थ्रू फिर से हार्ट में यानी लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, बोलेगा अब ये ले भाई तूने जो गंदा खून दिया था मैंने इसको ऑक्सीजनेट कर दिया, अब इसको बॉडी पार्ट्स में दे दे। तो ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को देके ये क्या होगा, आरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो ये जो बॉडी पार्ट वाला जो यहां सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है जहां पर आरवी से जा रहा है लंग्स के पास और लंग से फिर ए के पास आ रहा है, इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो क्या होता है कि यहां पर दो पार्ट जो खून है वो पहले तो डीऑक्सीजनेटेड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड लंग्स को भेजता है, फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड वाला इसको भेजता है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही तो खून है, तो डबल सर्कुलेशन इसी को कहते हैं। सोचेंगे कि ये हार्ट जो है ये बॉडी पार्ट्स का भला कर दे रहा है, तो इसका कौन भला कर रहा है, तो इसको कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो ब्लड को हार्ट तक लाता है। तो हार्ट को भी तो खून चाहिए, तो वो कौन लाता है, कोरोनरी आर्टरी लाता है, ठीक है। अब आपको अगर ये वीन्स और आर्टरी याद करने में दिक्कत हो तो हमेशा याद रखिएगा जो वीन होता है किसी भी बॉडी पार्ट से जो भी अगर पाइप जाती है तो उसको हम लोग वीन कहते हैं। फिर चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड है इसका टेंशन मत लीजिए, क्यों, क्योंकि वीन आपने हमेशा सुना होगा गंदा खून होता है वीन के अंदर, नहीं इसीलिए गंदा खून होता है ना, मोस्ट केसेस में गंदा खून होता है। क्यों, क्योंकि वीन जो होता है वो कभी भी किसी पार्ट से निकलने वाले जो होता है ना उसको हम लोग वीन कहते हैं। तो जब कोई पार्ट से निकल रहा है तो मोस्टली गंदा पाया जाता है। तो देखिए जब लंग्स से कोई चीज निकल रही है तो इसको हम लोग पल्मोनरी वीन कहते हैं। ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है एल के पास, तो फिर हम लोग इसको आर्टरी क्यों नहीं कहते हैं, हम लोग इसको वीन क्यों कहते हैं। तो देखिए ये वीन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है, तो किसी बॉडी पार्ट से आ रहा है, और ये क्या होता है जा रहा है, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। एक बार मैं आपको इसको फिर से एक बार में सारे पार्ट्स अच्छे से लेवल करके बताना चाहती हूँ। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रही थी कि एस ए नोड है, ये है एस ए नोड, एवी नोड क्या है, ये है, ये क्या करता है एवी बंडल को देता है, तो ये क्या है बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल कहते हैं इसको। ये एवी बंडल किसको, परकिंजी फाइबर जो आप देख रहे हैं इसको देता है इंफॉर्मेशन, तब जाके यहाँ पर पेस मेकिंग का काम होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल काम होता है। अब मैं आपको चैम्बर्स तो मैंने बता रखे हैं कौन कौन से चैम्बर्स है। अब एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जो आप देख रहे थे पल्मोनरी आर्टरी, वीन, आरोटा और जो वीना कावा है ये कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए वीना कावा जो है वो यहाँ है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से खून जो है वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा, और फिर यहाँ से ऐसे गोल घूम के अंदर से इमेजिन करके यहाँ से निकलेगा, और ये क्या होता है, ये होता है आरोटा के थ्रू किसके पास जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। तो ये हो गया, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और इस वाले पार्ट को होता है, इसको हम लोग एपेक्स कहते हैं। तो ये हो गया हार्ट वाला पार्ट। अब देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये एक स्पेशल सिस्टम होता है जो एक्सेप्शन का केस होता है। अगर आपने अभी तक जाना तो क्या होता है, बॉडी जो है वो हार्ट को खून भेजती है, हार्ट जो है वो लंग्स को भेजता है, लंग्स ऑक्सीजनेट करके वापस इसको भेजता है, और फिर ये इसको वापस से बॉडी पार्ट्स के पास भेज देता है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन का केस होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन देखा है आपने, ऐसे ऐसे टुड़ा मुड़ा वाला जो होता है इंटेस्टाइन, क्या होता है, ऐसे होता है ना। तो ये क्या है ना, बहुत अकड़ू इंसान होता है, ये बोलता है मेरी हार्ट से बनती नहीं है, मैं हार्ट से बातचीत नहीं करने वाला हूं। तो ये क्या करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन बनाता है, अपने लिए अलग सिस्टम बनाता है जो लिवर को दे देता है चीजें, बोलता है हाँ मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो जरूरत है लेकिन मेरी हार्ट से बातचीत नहीं होती है, भाई मैं हार्ट के पास तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कर लिवर मैं तुझको अपना ब्लड दे देता हूं, इसको भेज देना हार्ट के पास, एक बार हार्ट इसको ऑक्सीजनेट करके ब्लड दे दे तो वापस मेरे को भेज देना। तो इसने अलग से ही अपना सिस्टम बना लिया कि है। अब देखिए अब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हार्ट बीट कैसे होता है, तो इसको पढ़ने के लिए बस दो चीजों का याद रखिएगा, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल क्या होता है, जहां रिलैक्सेशन होती है उसको डायस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी जहां हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस तरीके से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे सिस्टोल, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स्ड है चीजें, ठीक है। अब सुनिए ऐसा माइंड मैप है ना ये कि इसके बाद आपको कार्डियल साइकिल कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए
हमारा 4 चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक है। यहां पर जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, यानी अभी सब चीजें रिलैक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अभी खून आया नहीं है। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब कोई भी जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सब रिलैक्स्ड है, यानी सब जॉइंटली बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड है। अब खून अंदर आएगा। खून कहां से आएगा? वीना कावा के थ्रू अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आएगा, जहां अंदर आएगा वहां होगी यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। यहां पर मैंने आपको बताया कि जॉइंट डायस्टोल है, यानी कि अभी तक तो चीजें रिलैक्स्ड है। जॉइंट सिस्टोल कभी भी हो सकता है। जॉइंट सिस्टोल मतलब सारी चारों के चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं। तो ये जॉइंट डायस्टोल पॉसिबल है, जहां सब जो है वो आराम से बैठे हुए, लेकिन जॉइंट सिस्टोल जहां सभी परेशान है, ऐसा सिचुएशन में हार्ट फेल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही खून वीना कावा से एंटर करेगा, तो एंटर करते ही SA नोड जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। भाई भाई खून आ गया, खून आ गया, खून आ गया। तो अभी तक क्या था, ये सारे जो वॉल्स होते हैं ना, ये बंद होते, दरवाजे बंद होते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर SA जो है वो उसने जनरेट कराया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि 30% का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आर्टरी, यानी आर्टरी जो है वो सिस्टोल कर रहा है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं आर्टेरियल सिस्टोल सिचुएशन। तो जैसे ही यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो बोलेगा अरे भाई सामने वाला तो रूम खाली है, चला जा तू, ऐसा कर इस रूम में चले जा, इतना मैं प्रेशर एक रूम में नहीं सह पाऊंगा। तो देखिए, आर्टेरियल सिस्टोल के बाद क्या होता है, उन क्या करता है, इस वॉल्व से अगले रूम में जाता है और पीछे से आर्टरी इसका दरवाजा बंद कर देता है कि कहीं ये वापस ना आ जाए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। तो पीछे से दरवाजा ये बंद कर लेता है और ये इसके अंदर चला जाता है, और जहां खून जाएगा वहां होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो अब की बार ये वेंट्रिकल्स के पास पहुंचा है, तो वेंट्रिकल्स के पास पहुंचने पे अब वेंट्रिकल्स में होगी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, दरवाजे तो सब बंद है, अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब धीरे धीरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो हो रहा है, चलो वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकुलर पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्योंकि सारे दरवाजे बंद है और अंदर क्या हो रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट चीजें हो रही। तो अब क्या करेगा, ये वाला ये दरवाजा खोल देगा और खून को बाहर जाने देगा। तो खून जब बाहर जाता है, तो ये क्या होता है, सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और फिर से एक बार जब खून बाहर चला गया, तो ये फिर से दरवाजा बंद कर लेता है कि कहीं वापस ना आ जाए, और फिर ये वाला जो है वो वापस खुल जाता है कि अब तो खून चला गया भाई। तो ये हो जाता है, वेंट्रिकल्स वापस से रिलैक्स हो जाते हैं और प्रेशर जो है वो गिर जाता है। मैं आपको यहाँ पर लब साउंड और डब साउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जब ये दरवाजा बंद करता है ना, तब साउंड आती है लब साउंड। सेमी लूनर वॉल्व वाला दरवाजा बंद होता है, तब साउंड आती है डब साउंड की। तो यही जब आप अपना हार्ट बीट सुनते हो, जैसे धक 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 नहीं होता है, वो लब साउंड और डब साउंड होता है। लब साउंड कब होता है, जब ये वाला दरवाजा बंद हो जाता है, और डब साउंड कब होता है, जब ये वाला दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसका इतना जो हमने ड्यूरेशन पढ़ा, ये सारा ड्यूरेशन सिर्फ 0.8 सेकंड्स के लिए होता है। मतलब अभी मैंने 5 मिनट लगा के इसको इतना एक्सप्लेन किया, और ये होता कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड भी नहीं भाई, 0.8 सेकंड। एक राउंड में ये 70 ml ब्लड का ट्रांसपोर्ट करा देता है। अब देखिए, ये जो आपने लब डब साउंड सुना ना, इसका अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने एक ऐसा ECG मशीन देखा है, ऐसे करके, जो मूवीज में दिखाते हैं जब इन समझ नहीं आता है। देखिए, ये क्या होता है, ECG एक मशीन होता है, जिसके कारण ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ मैंने बिल्कुल इसको जूम करके दिखाया। बेसिकली अगर आप देखे होंगे मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो ऐसे 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 चलता रहता है, और जैसे इंसान मर जाता है जैसे होता है ट्वी, है ना। तो ये क्या होता है, तो इसमें होता है बेसिकली कि जब एट्रियम जो है वो सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है, ठीक है। जब सिस्टोल कर रहा है, यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो P होता है, यानी कि ये हम पर P वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब एट्रियम जब रिलैक्स करता है, यानी कि जब खून यहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो एट्रियम अब की बार क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो जब एट्रियम रिलैक्स करता है, यानी रीपोलराइजेशन होती है, तो ये बहुत ही लो होती है। इसका साउंड आपको रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ऐसे रहता है, ठीक है। और फिर वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो अब की बार जब खून वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, तो वेंट्रिकल क्या होता है, ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जब सिस्टोल होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, QR और S, यानी ये एक सिंगल ग्राफ सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ये सिंगल ग्राफ है, QRS ग्राफ। इससे क्या होता है, ये वेंट्रिकल में हो रही होती है डीपोलराइजेशन। और फिर जब डायस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है, यहाँ वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम पे ये T साउंड बनता है। तो ये T होता है वो डायस्टोल के लिए होता है। तो कोई एक जगह होती है जहां साउंड नहीं बनती है, वो होती है डायस्टोल। एट्रियम के वक्त जब एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो उस समय वो सेंस नहीं कर पाता है। तो P क्या हो गया, ये हो गया जब सिस्टोल हो रहा हो आर्ट्रियम का। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डायस्टोल हो रहा हो आर्ट्रियम का। फिर वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है वो ऐसे रिकॉर्ड होता है, और फिर जो वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है वो T इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, और फिर ये इस तरीके से चलते जाता है, जिसको बिल्कुल ही आप शॉर्ट
फॉर्म में ऐसे 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 करके दिखते हैं। तो कोई भी दिक्कत, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कुछ ना कुछ बीमारी डॉक्टर इससे पता लगा लेते हैं। आर्टरी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आर्टरी और वीन्स आपने सुने होंगे। आर्टरी जो होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है ट्यूनिका इंटीमा। क्या होता है? ट्यूनिका इंटीमा जो होता है वो स्क्वामस एंडोथेलियम का बना होता है। ट्यूनिका मेडिका जो होता है वो मिडल में होता है, स्मूथ होता है और इलास्टिक होता है। और ट्यूनिका एक्सटर्मा जो होता है वो क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कोलेजन फाइबर का बना होता है। अब देखिए आर्टरी और वीन में क्या होता है, वॉल्स का कुछ डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आर्टरी जो होती है इसके वॉल्स थिक होते हैं लेकिन ल्यूमेन थिन होता है। ल्यूमेन मतलब इसके अंदर जाने का सिस्टम, यानी कि इसके जो घर के दीवार है वो मोटे हैं लेकिन अंदर का घर छोटा है। लेकिन वीन्स में आप देखेंगे वीन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, यानी कि ल्यूमेन बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर घर अंदर का बड़ा होता है, लेकिन जो बाहर का वॉल्स होती है वो पतली होती है। क्यों होती है? आर्टरी जो होती है वो हाई प्रेशर चीजों को मेंटेन करना है इसको, तो इसके दीवार को तो मोटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मोटा नहीं करेंगे तो दीवार टूट जाएगी। लेकिन वीन्स क्या होता है? आराम से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये आराम से चीजों को ले जाता है। जब आराम से ले जाता है, इसकी वॉल्स थिन होती है कि टूटने का वॉल्स को डर नहीं रहता है, और लूमेन थिक होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? घर अंदर से इसका बड़ा है लेकिन दीवार छोटी है। इसका क्या है? घर छोटा है क्योंकि इसको पता है कभी भी बहुत ज्यादा फोर्स लग सकता है तो दीवार टूट जाएगी, इसलिए क्या होता है यहाँ पर वॉल्स थिक होती है। तो ये होती है आर्टरी और वीन्स में डिफरेंस। अब देखिए जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब देखिए जो फिशेस होते हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या 4 चैम्बर्ड हार्ट था। जो फिशेस होते हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। हमारे पास क्या था? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल था। इनके पास एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का देखेंगे, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल को नहीं लेना भाई रेप्टाइल्स के अंदर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें 2 आर्टरिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है, जहां पर क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो इसमें याद रखिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरिया है, एक ही वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या होता है? फिशेस में आप खुद सोच सकते हैं जिसका 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल, यानी ये गिल्स पार्ट है। ठीक है, ऐसा समझिए ये गिल्स पार्ट है, ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये गया इसके पास, ये गिल्स ने क्या किया? इसको ऑक्सीजनेट करके भेजा। इसको जो ऑक्सीजनेट करके भेजता है तो ये बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, और बॉडी पार्ट से क्या होता है? ये बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून है वो किसके पास जाएगा? हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट फिर किसको भेज देगा? गिल्स को भेज देगा। तो यहां पर देखिए जो बॉडी पार्ट से चीजें आ रही हैं, बॉडी पार्ट हार्ट को भेज रहा है, हार्ट गिल्स को भेज रहा है, और गिल्स डायरेक्ट बॉडी को भेज रहा है। हाँ, ह्यूमंस में क्या होता है? जैसे ही लंग्स के पास जाता है, लंग्स पहले हार्ट को भेजता है, फिर हार्ट भेजता है बॉडी के पास। लेकिन यहाँ फिशेस में जब 2 ही सिस्टम है तो यहाँ सिंगल सर्कुलेशन हो रही है, जहां एक ही बार सर्कुलेशन हो रही है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। किससे लेता है? गिल्स, लंग्स या स्किन से लेता है, और फिर राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे पार्ट से आता है। लेकिन दोनों ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा समझिए, देखिए 3 चैम्बर्ड है चीजें, तो क्या होगा? एक इस तरफ से ऑक्सीजनेटेड है, एक इस तरफ से डीऑक्सीजनेटेड है, दोनों आके तो फिर इस चैम्बर में मिक्स अप हो जाते हैं। तो ये मिक्स अप हो जाते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण, और फिर ये मिक्स्ड ब्लड ही जो है वो पंप होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। चाहे इनकम्प्लीट चीज होती है लेकिन फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती कि ये मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स्ड को भी ये लोग चला लेते हैं। अब बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रिया में रिस्पेक्टिवली होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में और डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रिया में ही जाता है, और फिर वेंट्रिकुलर में जाता है सेम साइड के, है ना, विदाउट मिक्सिंग में, यानी मिक्सिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिक्स हो जाता है, यानी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। और यहाँ 2 सर्कुलेटरी सेपरेट पाथवेज रहती है किसमें? यहाँ बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी बिल्कुल ही अच्छे से डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कार्डियक एक्टिविटी को कोई रेगुलेट भी तो करता होगा। तो हार्ट जो है उसको इंट्रिंसिकली रेगुलेट होता है, किससे? इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। किससे होता है? वो होता है मसल्स और नोडल टिश्यूज से होता है। इसीलिए हार्ट को हम लोग मायोजेनिक कहते हैं, यानी वो माई है, यानी अपना काम खुद कर सकता है, उसको अलग से आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक स्पेशल न्यूरो सेंटर किधर मेडुला अल्बोंगाटा में होता है, जो कि मॉडरेट कर सकता है, यानी कि कार्डियक फंक्शंस को देख रेख कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। किससे? ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं। तो जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, जो पार्ट ऑफ एएनएस होता है, वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता है। कैसे? स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के, और फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। यानी जब आपको कार्डियक आउटपुट ज्यादा चाहिए होगा तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि एएनएस का ही पार्ट होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। फिर आता है पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, जो भी एएनएस का ही पार्ट होता है। ये क्या कर सकता है? डिक्रीज कर सकता है हार्ट बीट के रेट को, तो स्पीड कर देगा कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इसीलिए
कार्डियक आउटपुट भी। तो एक साथ में एक और चीज याद रखिएगा, एड्रेनल मेडुलरी जो हार्मोन होता है वो भी इंक्रीज कर सकता है कार्डियक आउटपुट को। तो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स क्या होता है, जब आपको डर लगता है उस समय जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए आपका जो दिल का धड़कना तेज हो जाता है, तो ये क्या होता है, इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये होगा हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी किस तरीके से हो। अब देखिए डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। जहां हाइपरटेंशन क्या होता है, 120 जो है वो क्या है, सिस्टोलिक यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है, और जो 80 वाला है वो डायस्टोलिक वाला है। तो ये होता है नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लगे, जैसे 140/90 होने लगे, यानी कि 140 बार सिस्टोल हो रहा है और 90 बार डायस्टोल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, चीजें हाइपर हो रही हैं। ये क्या होता है, जिसके कारण हार्ट डिजीजेस होती है और वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को ये इफेक्ट कर देता है। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कैड, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो खून लाती है, किसके लिए, हार्ट के लिए खून लाती है। तो अगर इसमें कुछ इफेक्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट को, यानी कि जो हार्ट को खून लाता है उसी को बीमारी हो गई है। ये क्या होता है, जब कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है ना, कि ये जैसे वॉल्स हैं, वॉल्स से इतना एरिया चाहिए खून को जाने के लिए, लेकिन यहाँ फैट हो गए, कैल्शियम के यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, तो इसको पतली सड़क मिल रही है, तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो इससे जाया नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लूमेन जो है वो आर्टरी की नैरो हो जाती है, और फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपोजिशन के कारण, तो इसके कारण यहाँ पर दिक्कत होती है। दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्कैड बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पर एंजीना क्या होता है, एंजीना जो होता है इसको हम लोग एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं, जहां पर एक्यूट चेस्ट में पेन होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। मोस्टली मेन और वुमेन किसी भी एज को ये हो सकता है, और ये मोस्टली कॉमन है मिडिल एज जो बड़े लोग होते हैं उनमें होता है, और ये ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, ये एंजीना वाली बीमारी। हार्ट फेलियर क्या हो गया, हार्ट फेल हो रहा है, यानी कि हार्ट जो है वो अपना, उसका काम क्या है, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, लेकिन ये फेल हो रहा है, यानी कि ये पंप नहीं कर पा रहा है ताकि बॉडी के डिमांड्स मीट हो पाए, ये नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्जेशन ऑफ लंग्स होता है, ये मेन सिम्टम्स होता है। लंग्स ही नहीं जो है वो बेसिकली कॉन्जेस्टन के कारण ये हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर कार्डियक या फिर हार्ट अटैक के बराबर नहीं होता, हार्ट अटैक अलग होता है और हार्ट फेलियर अलग होता है। हार्ट फेलियर क्या होता है, जहां हार्ट जो है वो धड़कना बंद हो गया, यानी हार्ट का काम ही है धड़कना, और वो धड़कना बंद हो गया। और हार्ट अटैक क्या हो रहा है, जब हार्ट का मसल सडनली डैमेज हो जाए। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।